जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भोलो में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारा का सारा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन को करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा और अंत में टोटल अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा है, तो प्रश्न नंबर 1। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 हमारा कह रहा है कि 20 52 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। यानी कि ये जो दिया हुआ है 20 52, इसका हमें गुणनखंड करना है और गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा यही हमें बताना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा कितना, 20 52। तो इसको कटाया जाए 2 से, हो जाएगा 10 26 होगा। फिर 2 से काटते हैं इसको, तो हो जाएगा कितने, यहाँ पे 5 दूनी के 10 13। यहाँ पर अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, हो जाएगा कितना, 17 3 51 और 3 एकम 3। फिर ये कटने वाला है किससे, 3 से, तो 5 7 कितना है, 57। फिर ये जो 57 है वो कटेगा किससे, 3 से, तो 19 तिहाई 57। तो हमसे पूछा गया है 3 का घात। इसमें हम देख सकते हैं 1 2 3, तो 3 के पावर कितना हो गया, 3 हो गया। हमसे यही नहीं पूछा गया कि 3 का कितना पावर होगा इसमें। तो यहाँ पर आपको समक्ष दिख रहा होगा, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद से प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि किस निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, इसमें हमको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो सबसे पहले एक बात हम आपको बता दें कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए कंडीशन होता है p/2 के पावर n इंटू 5 की पावर m। अगर इस रूप में कोई भी भिन्न रहेगा तो उसको हम शांत कहेंगे, अगर इस रूप में नहीं रहे तो उसको अशांत कहना है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि नीचे हमारा 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, उसका पावर कुछ भी हो। इसके अलावा कोई तीसरा अंक आ जाता है तो उसको अशांत कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे देख लेना है 2 और 5, अगर सिर्फ 2 रहता है तो भी शांत है और सिर्फ 5 रहता है तो भी शांत उसको कह सकते हैं। ठीक, तो अगर इसके अलावा अगर तीसरा कोई भी अंक इसमें आ जाए 2 और 5 को छोड़कर, तो उसको हम अशांत कह देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम यहाँ से देखते हैं, पहला हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन दिया है कि 7/2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 2। यहाँ पे है 2 और 5 आया है ना, ये ठीक है। इसको देख लेते हैं, नीचे वाला देखना है, ऊपर वाला हमको नहीं देखना है। 9/, दिया है 2 के पावर 4 और 5 के पावर 3, तो यहाँ पे 2 और 4 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, शांत है, ये भी शांत है। आगे तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से ये बट्टा दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये सी दिया है, यानी कि 15/2 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 2 है। ठीक है, तो हम पहले आपको क्या बताए हैं कि अगर नीचे जो है हर के जगह पे 2 और 5 को छोड़कर कोई तीसरा बाइली अंक आ जाता है तो उसको अशांत कहना है, यानी कि वो शांत नहीं होगा। तीसरा भी चेक करते हैं, इसका मतलब हमारा क्या है, यही हमारा अशांत होगा। ठीक, और चौथा है, इसको भी देख सकते हैं, 13/2 के पावर 2 गुणा 5 के पावर 2 आया है, इसका मतलब ये भी शांत है। तो ये बी और डी क्या है, शांत है। तो शांत कौन नहीं है, तो शांत हमारा सी नहीं है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन शांत नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहा है कि निम्नलिखित, यानी कि बहुपद दिया हुआ है x इंटू 2x माइनस 5 - 3 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है ना। तो हमें यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम उस रूप में बदल दें, यहाँ से इसको गुणा करते हैं, एक्स में 2x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² ठीक है, अब माइनस 5 में x से गुणा करेंगे तो 5x, अब माइनस कितना हो गया 3। ठीक है, इसमें a हमारा कितना है 2 है, बी कितना है -5 है, और सी कितना है -3 है। ये सब मिल गया हमको। तो हमको निकालना है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल अभी हम बताए हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा वर्ग क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ये ना होता है। अब यहाँ पर रखते हैं माइनस, बी के जगह पर कितना है, माइनस में 5 है, और ए के जगह पर कितना है 2 है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना, 5/2।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कहाँ है 5/2 आंसर में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा डी दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से अगला प्रश्न 4 नंबर कह रहा है कि यदि समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0 का एक मूल -3 है तो p का मान बताना है। समझ रहे हैं ना, यानी इसका एक मूल कितना दिया है, 3 दिया हुआ है माइनस में, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। अगर इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना है, 2x² माइनस, सॉरी प्लस है, पी एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0। समझ रहे हैं ना। अब हमको क्या करना है कि पी एक्स के यानी एक्स के जगह पे हमको -3 रखना है और बराबर में 0। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि p माइनस थ्री बराबर 0 हो जाएगा कितना, 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 यहाँ पर क्या है माइनस है तो -3, ठीक है। इक्वल में रख सकते हैं 0। यहाँ पर देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, तो 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3 में p से कर दिए तो कितना हो जाएगा -3p यहाँ हो गया -3 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, एक तरह का माइनस एक तरह प्लस है, तो घट कर कितना हो गया प्लस में 15 हो जाएगा, ठीक। तो -3p इक्वल टू कितना आ गया, इधर प्लस में 15 होगा, उधर भेजेंगे तो माइनस में 15, यहाँ से काट दिया जाए, 5 माइनस से माइनस कटेगा, तो p का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। बात समझ में आ गया। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन में कहाँ 5 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, और यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे इंटू है, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं ए बी सी, अल्फा इंटू बीटा पर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ए की जगह पे ए है, बी की जगह बी है और सी की जगह पे सी है। तो C/A कहीं ऑप्शन में हमको दिख रहा होगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमको दिख रहा है सी, तो सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 द्वारा निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, हमको समांतर श्रेणी में चुनना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला वाला देख के ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। 2 और 5 7 दिया है, 2 5 के बीच का अंतर कितना है 3, 5 7 के बीच का अंतर कितना है 2। तो यहाँ पे ये अंतर समान नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ऑप्शन ए से तो हमारा कोई अब लेना देना नहीं है क्योंकि यह नहीं है। इसको देखते हैं बी वाला को। सबसे पहले एक बात हम आपको बता दें समांतर श्रेणी के बारे में, कि समांतर श्रेणी क्या होता है, वैसा श्रेणी जिसके बीच का अंतर जो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए, तो वो समांतर श्रेणी में कहलाता है, ठीक है। बीच का अंतर मतलब दो पदों के बीच का अंतर समान हो, ठीक है, लगातार। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। यहाँ पर अंतर देखा जाए कितना आ रहा है 5 का, यहाँ पे अंतर देखें तो कितना का आ रहा है 40 का। अंतर समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। अब चलते हैं इसके बाद से कौन बचा हुआ है, सी वाला को चेक करते हैं, ये वाला। यहाँ पर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो माइनस करेंगे तो एक्स कॉमन कर लें तो एक्स माइनस 1 बचेगा, ठीक। अगर दूसरा में से माइनस करते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर -1। तो क्या ये समांतर श्रेणी में है, यहाँ भी मतलब यहाँ पर एक पहला स्टेप में ये मिला है और दूसरा स्टेप में ये मिला है, ठीक। यहाँ पर दोनों ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी हमारा नहीं हो सकता है, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं, डी नंबर देखते हैं। तो 1 और 3 के बीच का अंतर कितना है 2, 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है 2। यहाँ पे सब बराबर दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, उसका हो जाता है
कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कहाँ पे दिया है। यहाँ पे ऑप्शन डी में हमारा यही दिया हुआ है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विवेक कर ज्ञात करना है। विवेक कर मतलब विवेचक किसको भी कह सकते हैं, जिसको हम डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला ये होता है। अब इसे हम देख सकते हैं ए है, बी है, सी है, निकाल लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? -4 यानी 4 का स्क्वायर और -4 और इंटू में कितना हो गया? 5 और फिर इसके बाद सी के जगह पे कितना है? 2। समझ में आ रहा है ना? तो 4 चौके 16 और 5 चौके 20 दूनी के 40, घटेगा तो माइनस में 24। ठीक, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? -24। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक, अगर यहीं से एक बात और हम आपको बता दें कि जब अगर डी का मान माइनस में आता है तो वो मूल वास्तविक नहीं होता है, और वही डी का मान प्लस में आ जाता है, कोई अंक आ जाए 0 से बड़ा, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? मूल वास्तविक और असमान कहेंगे। अगर वही मान 0 के बराबर आ जाता है तो उसको मूल वास्तविक और समान कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल की प्रकृति पूछ दिया है। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो जब मूलों की प्रकृति पूछा है तो इसमें हमको डी निकालना पड़ेगा। अभी निकाले थे तो डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर यहाँ पे हो जाएगा -4 के स्क्वायर और -4, ए की जगह पे है 2 और सी की जगह पे है 3। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है माइनस में। यहाँ पे 4 दूनी के 8 3 के 24, ये ना होएगा। अब यहाँ से घटाया जाए तो कितना बचेगा? माइनस में 8 बचा। तो जब माइनस में बचा है तो हम अभी बताए थे कि तीनों कंडीशन होता है, डी इज ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी इज लेस देन 0। ठीक है, इन तीनों को ध्यान में रखेंगे। जब डी बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक और असमान, जब बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान, जब छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तो मूलों की प्रकृति पता नहीं था, जब माइनस में आ गया तो मूल वास्तविक होगा कि वास्तविक नहीं होगा? तो मूल वास्तविक नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 का एक मूल है? अगर हम चाहें तो इसको रख कर भी जांच कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम गुणनखंड मूल ज्ञात कर उसी में से आंसर हम चुन सकते हैं। तो डायरेक्ट हम मूल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखा जाए गुणनखंड के रूप में तो दिया है। यहाँ पे गुणा करने पर लाना हमको कितना? 2 और जोड़ने पर 3। तो 2 एकम 2, एक कितना हो गया? 3। यहाँ पे लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा ना। तो 2 एकम 2, 2 एक 3 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर माइनस में लाना है तो माइनस में रखेंगे तब ना माइनस में आएगा। एक्स कॉमन करते हैं तो एक्स माइनस 2 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन करते हैं तो कितना बचेगा? -1 कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 2 बराबर 0, सेम आ गया। एक्स माइनस 2 कॉमन कर लिया जाए तो एक्स माइनस 2 कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 2 होगा ना प्लस में। एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 1। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे आंसर दिया हुआ है, प्लस में 2 है और प्लस में 1 है, तो कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे की तरफ बढ़ा जाए। 11 नंबर प्रश्न कर निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? चलिए देख लेते हैं। अगर √3 में √5 से करेंगे तो √15 हो जाएगा, तो √15 अपरिमेय है। √7 में √9 से गुणा करेंगे तो √63 होगा, ये भी क्या है? अपरिमेय है। √8 में √2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? √16 होगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यह परिमेय हो सकता है। आगे वो भी देख लेते हैं इसको भी। तो 34 √18, 18 का तो हम वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसका मतलब ये क्या है? परिमेय है। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। सी हमारा सही जवाब है।
12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन 154 का भाज्य गुणनखंड है। तो चलिए कर लेते हैं 154 का भाज्य गुणनखंड। तो 154 2 से 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 फिर हो गया। फिर यहाँ से कटेगा कितना से 7 से काट देते हैं, ठीक है। तो 11 7 77, अब तो कटने वाला है ना। आएगा कितना हमारा 2 गुने 7 गुने 11। अब देख लीजिए कहाँ इसमें कहीं ऐसा दिख रहा है 2 गुने 7 गुने 11, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। एक घातीय समीकरण का मतलब पहले हम जान लेते हैं कि वैसा समीकरण जिसका घात कितना हो 1 हो उसे एक घातीय कहते हैं, जिसका 2 हो उसे द्विघातीय कहते हैं, जिसका 3 हो उसे त्रिघात कहते हैं, ठीक है। याद रखना है, हमको एक घातीय चुनना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से अगर ए से चलेंगे तो ये कटा तो बचे कितना 7 5 12, यानी कि यहाँ घट के ये तो होगा नहीं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे कितना बचा 5 बराबर 7 बचा, तो ये समीकरण तो होगा नहीं क्योंकि इधर घट के हट जाएगा तो उसमें x वगैरह है नहीं, तो क्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बी से बी वाला देख लेते हैं। बी वाला को तोड़ना पड़ेगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दे रहा है, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 होता है प्लस 2x इंटू 1, हाँ इक्वल में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। इससे इसको कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ हमारे पास बचा कितना 1 प्लस 2x, ये प्लस में इधर आएगा, यहीं पर रखते हैं, माइनस में इधर आएगा 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। यहाँ से माइनस कर लिया तो -2x और ये हो जाएगा कितना 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको हम देख सकते हैं घात कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है ना। तो घात 1 दिख रहा है, कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है। तो जब घात 1 दिखा और कुछ नहीं दिखा तो इसका मतलब 1, तो एक कौन सा समीकरण हो जाएगा, एक घातीय समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, ठीक है। इधर देखें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये होगा नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। हल करके भी दिखा दिए हैं। चलिए इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहे निम्नलिखित में कौन सा एक द्विघात समीकरण है। तो हमको द्विघात समीकरण चुनना है, ठीक है। चलिए चुन लेते हैं। पहला दिया हुआ है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5। एक हम काम करते हैं, ये दोनों को कैंसिल किया जाए। अब हमारे पास कितना बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये तो द्विघात समीकरण होगा नहीं, ठीक है, इसको हटाया जाए। यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचे कितना -2x इक्वल टू 1। इसका भी घात नहीं है तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो दिख रहा है द्विघात समीकरण के रूप में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात की जाए यानी डी वाला का, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे नीचे 1 रख के एलसीएम निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बट्टा कितना होगा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक। इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है वो देखा जाए। 15 में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण एक 4x स्क्वायर माइनस 3 kx प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो k बराबर क्या होगा। k का मान ज्ञात करना है, तो जब और मूल बराबर है तो कौन सा कंडीशन d इक्वल टू 0, यही ना। चलते हैं, d इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये मालूम है a है b है और ये क्या है c है, तो हो जाएगा b की जगह कितना -3k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर कितना रखना है हमको 4 रखना है, सी की जगह पे 1 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 9k स्क्वायर, ये 4 4 जा 16, माइनस में उधर भेजते हैं कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में, तो के स्क्वायर इक्वल टू 16/9। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना, तो हो जाएगा कितना 16/9, यानी के का वैल्यू कितना निकलेगा +-4/3 आंसर। अब देख लेते हैं +-4/3 कहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा शायद वही है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 2 एवं गुणनफल 15 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? समझ रहे हैं क्वेश्चन? और एक, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 2। समझ रहे हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2। नीचे कुछ ना तो एक रख सकते हैं ना, ठीक है? तो 2 और नीचे कुछ एक रखेंगे, इसका फॉर्मूला था माइनस बी बाई ए। दूसरा का दिया है अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया है? 15। 15 रख लेते हैं, नीचे कुछ ना तो एक रखेंगे, फॉर्मूला सी बाई ए। अगर हम देखें तो ए का मान 1 है, यहाँ भी 1 है, बी का मान कितना है? ये माइनस उधर चला जाएगा तो बी इक्वल टू -2 निकलेगा, सी का वैल्यू कितना निकलेगा? 15। ठीक, तो हमको फार्मूला मालूम होना चाहिए। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक जब हम कितना रखेंगे? एक रखेंगे, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी के जब कितना रखना है? -2 इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, सी के जब 15 रखेंगे, ठीक ना, आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -2x प्लस में 15। तो हम देख सकते हैं कहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है हमको, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 15। देखा जाए, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर तो चलिए अब हम देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? अब हमको चुनना है कि इसमें से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला दिया है यहाँ पे 12 16 20, तो 12 और 16 के बीच का अंतर 4, 16 20 का अंतर 4, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। इसको देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 21 है। यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 9 में से यानी कि 4, यहाँ हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पे 21 आ रहा है, यहाँ पे 24 आ रहा है। ठीक है, तो यही हमको लग रहा है कि ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब इसको भी देखते हैं, वेटिंग में रखते हैं इसको, यही हमारा होगा समांतर। इसको भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3 में से घटाएंगे तो 2, 5 में से घटा लेते हैं 2। यहाँ पर देखेंगे 3 में से 5 में से, अरे 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो सब बराबर आ रहा है। इसका मतलब बी हमारा सही आंसर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, आपको निकाल के भी दिखाए हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 18। और समांतर श्रेणी √2, √8, √18 का सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर समझते हैं, जिसको हम डी कहते हैं। नहीं, दो पदों के बीच के अंतर को सर्वांतर या पदांतर कहा जाता है। ठीक है, तो पदांतर डी बराबर क्या होता है? T2 माइनस T1। यहाँ पर हम देख सकते हैं T2 कितना दिया हुआ है? T2 जो है वो दिया है √8 माइनस √2। 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं ना, नहीं कि 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2। जो रूट में 2 बार रहता है वो बाहर एक बार आ जाता है, तो 2√2 ऐसे लिख सकते हैं। और माइनस में √2 अगर घटा लेते हैं तो कितना बचेगा? √2। यहाँ पर देखा जाए कहाँ पे आंसर दिया, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है x+2, 3x, 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो पद है ये प्रथम पद है, ये प्रथम है, ये प्रथम है, ये द्वितीय है और ये तृतीय, यानी कि T1 है, T2 है, T3 है। तो ये T1 T2 दिया है तो x का मान पूछा है, तो हम जानते हैं कि जब ये समांतर श्रेणी में होगा तो कंडीशन हमको मालूम है, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, ये ना होगा। तो चलिए देखते हैं T2 कितना हमारा है? 3x है। चलिए अभी इसे मान रख दिया जाए, T2 कितना है? 3x।
हो जाएगा 3x माइनस, यहाँ पे कोष्ट में रखेंगे, एक से ज़्यादा होगा ना तो कोष्ट में रखा जाता है, ठीक है। हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पर t3 कितना है 4x प्लस 1 और t2 कितना दिया है माइनस में 3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, ये हो गया 3x, यहाँ हो जाएगा माइनस x और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस कर लेंगे तो x बचेगा ना, अब प्लस में 1, यानी कि 4x में से 3x माइनस कर लेंगे 1 बचेगा, अरे सॉरी x बचेगा, ठीक। अब यहाँ देखते हैं 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x माइनस, ये x इधर लाते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 2, यहाँ से माइनस कर लिया जाता है x इक्वल टू कितना हो गया 3। हम देख सकते हैं कहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू 3, तो वही हमारा x का मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए, अभी तक मेरे वीडियो को आपने लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और चाहे तो आप अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से हम देखते हैं कहाँ पे है x इक्वल टू 3, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है कि टेन साइन 30 कोट 60 और कोसेक 30 का मान हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो टेन 30 का मान कितना होता है, तो टेन 30 का मान होता है, चाहे बिना मान रखे हम बता सकते हैं इसको, ठीक है। ये रखते हैं, टेन 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक। और कोट 60 का मान होता है √3 और कोसेक 30 का मान होता है 2। आ रहा है समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना 1। हम देख सकते हैं कहाँ पे दिया है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कर समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, ए का मान लेते हैं, हमारा ए इक्वल टू कितना है 10 है, ठीक है, ए इक्वल टू 10, ये ए है। डी निकाल लेते हैं, तो डी करता था T2 माइनस T1, यानी 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस में 3, ये हमारा डी निकल गया, ठीक। एन हमको मालूम है कितना 10, पद निकालना है, फॉर्मूला हमको मालूम है, टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ए के जगह पर कितना रखना है 10, एन हमारा कितना है 10 माइनस 1, और डी के जगह पर कितना है, दोनों के बीच का अंतर माइनस में 3 आया था ना, यहाँ होगा कितना 10 प्लस, यहाँ से घटेगा तो हो जाएगा 9 और यहाँ पर माइनस में 3 है, ठीक। ये दोनों मिलके प्लस माइनस 9 त्रिके 27 हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ से घटाएंगे तो 9 और 3 9 3 27, माइनस में है तो इसलिए माइनस लगा दिए। अब घटा लेते हैं यहाँ से, तो कितना बचेगा माइनस में 17। तो देख लीजिए माइनस में 17 कहीं आंसर में दिख रहा है, तो हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 का एक समांतर श्रेणी 2 7 12 का कौन सा पद 47 है, ठीक है। तो जो समांतर श्रेणी हमारा दिया हुआ है, इसको ए पहला पद कहते हैं, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, अब डॉट डॉट करके कितना टीएन हमारा दिया है कितना 47। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है इसमें। तो ए का मान हमारा दिया है कितना, ए इक्वल टू हो जाएगा 2, डी निकालेंगे तो कितना T2 माइनस T1, यानी कि 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 5। और जो टीएन हमारा दिया हुआ है, एन का मान हमसे पूछा गया, एन इक्वल टू व्हाट, तो हो जाएगा हमारा टीएन इक्वल टू 47, यानी कि 47 दिया हुआ है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 47, ठीक है। अब ए की जगह पर हम क्या रखेंगे 2 प्लस एन के जगह पर हमको एन निकालना है ना -1, और डी कितना दिया है 5 आया है, अब बराबर हो जाएगा कितना 47। यहाँ पे इसको देखते हैं इसे, तो हो जाएगा एन -5 बराबर 47, दो जो प्लस में हमको इधर दिखाई दे रहा है इसको इधर ला दिया जाए,
तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा तारा कितना, यहाँ पर -1 है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से घटाया जाएगा तो हो जाएगा कितना, n-1 इंटू में कितना घटेगा, तो 47 में से 2 घटा दिए तो 45, जो इधर का 5 ये है, इसको इधर ले आके इस पे भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 9। तो n बराबर हो जाएगा 9, आई प्लस में 1 दिख रहा है, इधर आएगा तो 1, तो n बराबर कितना निकल के आ गया 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए हम ऑप्शन नंबर देखते हैं इसमें कौन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा बी है, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कर रहे हैं, 10 विषम, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होता है हमारा, 1 + 3 प्लस कितना हो गया 4, डॉट डॉट कहाँ तक, n यानी 10 तक। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर हमको मिलता है, ठीक है, विषम वाला, तो कह दे कि 1 से लेके n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n²। ठीक है, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो Sn का प्रयोग करके इसका मान निकाला जा सकता है। तो एस 10 हमारा दिया हुआ है, तो हो जाएगा हमारा कितना, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहें तब विषम में दे दे, कह दे कि 1 + 3 + 7 + डॉट 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 n मानों का योगफल हमको ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n²। ठीक है, विषम कहेगा तो आप ध्यान में रखेंगे बात को। चलिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि कि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn = 2n + 5 है, तो T4 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देख लेना, n की जगह पर हमको क्या रखना है, यहाँ पे 5 रखना है, समझ रहे हैं, अरे सॉरी 4 रखना है, तो रखते हैं। तो Tn = हमारा दिया कितना है, तो 2n प्लस में 5 ये दिए हैं। तो चलिए इसको वैसे लिखते हैं, T4 निकालना है, तो 2n की जगह पे 4 होगा, प्लस में 5, तो यहाँ पे दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो गया 8, प्लस 5 बराबर 13। तो आंसर हम देख सकते हैं कहाँ पे है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक्स बराबर दिया है x⁵ + 1 में gx बराबर x+1 भाग देने पर px/qx का घात है, घात पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने वाली बात नहीं, बस एगो ट्रिक ध्यान में रखना है, काम खत्म। तो जैसे हमको निकालना है px/qx, px के जगह पर ऊपर है x² + 1 और qx कितना है नीचे, तो x+1। हमको ध्यान यही रखना है कि यहाँ पर 5 दिया है, सॉरी ये वाला। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे जब हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा फट से आंसर मिल जाएगा। हमसे सिर्फ घात पूछा गया, तो ज्यादा दूर हमको जाने की जरूरत नहीं है। तो x⁵ 1 यहाँ पर हो जाए कितना x+1। तो हम यहाँ पर पावर हमको कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x वाला, यहाँ पर पावर 1 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर पावर कितना है 5 है, तो 5 में से घटा लेना है 1, तो कितना आ गया 4। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4। तो सिर्फ हमारा घात पूछा गया है तो 4 लिखना, देख लेंगे सबसे अधिक कितना है, आज सब कम वाला ये हम जो भाग देना है उसका पावर उसमें से माइनस कर लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -3 है, तो निम्नलिखित में px का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, px का एक शून्यक जो हमारा दिया है कितना 3 दिया है, हमें कह रहा है इसका गुणनखंड बताना है। तो यहाँ पे याद रखना है माइनस में दिया है कि प्लस में, तो अगर माइनस में दिया हो तो उधर लेंगे तो प्लस में, प्लस में दिया होगा तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में। तो यहाँ पर ऑप्शन में माइनस में दिया है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब माइनस में है तो इसको जैसे मान x - 3 = 0 रखते हैं, तो x = कितना होता है 3 होता है ना प्लस में, ये प्लस में आ रहा है, लेकिन हमको माइनस में दिया है, तो यहाँ पर हम समझ गए होंगे क्या आंसर होना चाहिए। जब माइनस में है तो हो जाएगा x+3, बात समझ रहे हैं ना। यानी कि अगर इसको ऐसे भी लिखेंगे x+3 तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है कि 7 नंबर है 2x - 5y = 7 का हल है। अगर इसमें से किसी भी ए है, बी है, ऑप्शन के वाइज चल देंगे, सी है, डी है, अगर हम मान रखते हैं, अगर ये यहाँ पर रखने पर x y का मान बराबर में 7 आ जाता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे दिया हमारा क्या क्या है। तो दिया है पहला x = -6 और y = 1, तो देख लेते हैं। तो हो जाएगा 2 गुने -6 -5 गुने कितना 1, तो इस 6 दूनी के 12 माइनस में -5 कितना हो गया -17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, इसको हटाया जाए। आगे बढ़ते हैं अगला ऑप्शन की तरफ।
ये वाला बी को चेक करते हैं। तो 2 गुने एक्स के ऊपर 3 है माइनस 5 वाई के जगह पर कितना है 1 है। तो 3 दूनी के 6 माइनस में सॉरी माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस में कितना हो गया 5, घटा लेंगे तो कितना बचेगा 1। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर में सही नहीं होगा। आगे की तरफ बढ़ा जाए, इसी तरफ सी चेक करते हैं। तो 2 गुने माइनस 1 होगा ना, प्लस 5 गुने कितना है 1, प्लस में है तो 1 रखेंगे, ठीक। यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो गया प्लस में 5, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3। तो 3 भी नहीं लाना, हमको लाना कितना है 7 लाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से डी को जांच कर लिया जाए। तो दिया है 2 गुने एक्स के जगह पर 6 प्लस सॉरी प्लस नहीं है माइनस है 5 वाई के जगह पर कितना है 1। तो हो जाएगा 6 दूनी के 12 -5 घट के कितना आ गया 7। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा, क्योंकि हमारे बराबर में जितना लाना था उतना आ चुका है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए, इसके बाद से 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है। ऑप्शन के साथ इसको भी चलना पड़ेगा। तो ए में दिया है 4 0, बी में दिया है 4 3, सी में दिया है 4 4, डी दिया है इनमें सभी। तो चलिए हम आपको समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। यानी x बराबर 4 दिया है, ठीक है। जैसे ये आलेख अगर खींचा जाए इससे, तो x का मान 4 है और y का तो मान कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा x बराबर 4 का ग्राफ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अब हम y का मान देखें, यहाँ पर y का मान क्या है 0 है। अगर y का मान इधर देखा जाए तो कुछ और भी हो सकता है, इधर और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, कोई भी मान आ सकता है। अगर मान लो निश्चित रहता तो हम वहां पर ये बात को जाहिर कर देते, ठीक। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सब हो सकता है, क्योंकि x के जगह पर सब में 4 है, दिख रहा है ना। चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हो गया हमारा, यानी कि x बराबर 4 का कोई आलेख अगर पूछा जाए तो हम बताएं अभी, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 के लिए ए 20 माइनस ए 10 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमको क्या करना होगा, दो का मान निकालना पड़ेगा, ए 20 का भी मान निकालना पड़ेगा और ए 10 का भी मान निकालना पड़ेगा। ए 20 मतलब T10 T20, इसको T10 कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, 29 नंबर है। तो सबसे पहले हम ए 10 निकालते हैं। तो ए बराबर हमारा कितना है 2 है, तो लिख सकते हैं ए बराबर 2। अगर डी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब -2 बराबर कितना हो गया 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद से फॉर्मूला की तरफ। तो ए एन माने टी एन हम लेके चलते हैं, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो हो जाएगा कितना ए 20 रखेंगे, तो ए की जगह पर 2 है प्लस 20 माइनस 1 गुना में डी कितना है 4 आया शायद ना, तो 4। तो हो जाए कितना 2, यहाँ पर घटेगा तो प्लस में 19 और 19 चौके 76, दोनों को जोड़ दिया जाए कितना हो गया 78, ठीक है। ये तो हमारा निकल गया A20। अब निकालेंगे A10। तो A10 बराबर कितना हो जाएगा, ए की जगह पर वही रखना है 2 प्लस 10 माइनस 1 गुने डी की जगह पर कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर घटा ले 9, 9 चौके 36, दोनों को जोड़ लिया जाए तो कितना हो गया 38, समझ रहे हैं ना। तो एक आ गया 78 और एक आ गया 38। अब हमें दोनों का अंतर निकालना है, तो क्या करेंगे 78 में से 29 माइनस कर लेते हैं। तो 8 8 0, 7 में से गया तो 40, आंसर हमारा कितना आ गया 40। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह। अगला क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 5x माइनस 15y इक्वल टू 8 तथा 3x माइनस 9y इक्वल टू 24/5 के आलेख में ऐसी दो रेखाएं होंगी जो, इसको हम पहले जांच कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमको मालूम है A/D नॉट इक्वल टू सॉरी A/D चाहे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से इसको A1 B1 C1 A2 B2 C2 कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाए कितना, देखते हैं किस कंडीशन पे जाता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाए कितना 5/15 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस है
दोनों माइनस है तो नहीं भी लिखना तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना हो गया 15/9। यहाँ हो जाए कितना 8/24/5। ठीक, इसको देखते हैं 5×15। ठीक, ये हो जाए कितना 3×5 = 15, 3×3 = 9। तो यहाँ हमारा आया है 1/3। इतना आगे बराबर नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अब 5/3। तो जब ये बराबर नहीं आया तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हलों की संख्या पूछा जाएगा तो अद्वितीय हल कह सकते हैं या केवल एक हल कर सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया कि रेखा होगा, कैसा रेखा होगा, तो ये रेखा हमारा समपाती होगा। याद रखेंगे जब इस कंडीशन में आएगा तो आंसर हमारा क्या होगा, समपाती। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं 31 नंबर। तो 31 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49 और 81 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा, भुजा का संगत भुजा का पूछ देगा, तो इसका वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक है, तो 49 का वर्गमूल हो गया 7 और 81 का वर्गमूल हो गया 9, तो 7:9 हमारा आंसर होगा। देख सकते हैं ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगर भुजा का दिया हो, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, आएंगे या उसी टाइप का क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ही बताया ना कि जब क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, जब भुजा पूछेगा तो क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल देने की, वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 16:25 देख लेते हैं कहाँ पे दिया है। तो अब चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे की तरफ बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 24 सेमी और 32 सेमी है तो इसके प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर होगी। देखिए ध्यान से समझेंगे। एक सम चतुर्भुज ले लेते हैं। तो सम चतुर्भुज में हमको मालूम है कि सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक, सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। मान लेते हैं ये एक सम चतुर्भुज हो गया। ठीक, इसका विकर्ण दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ये वाला 32 है, ये वाला कितना है 24 है। इसका आधा हमारा कितना हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। आयत वर्ग हो रहा है। मान लीजिए कि समचतुर्भुज है। ठीक, यहाँ पे इसका एक बड़ा विकर्ण दिया है, एक छोटा विकर्ण दिया है। जो बड़ा विकर्ण है वो हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 24 दिया है। ठीक है, यानी छोटा वाला। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 24 है, तो इसको हम कह सकते हैं कितना 12। ये भी हो जाएगा 12। ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ रहे हैं ना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया 32। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16। ठीक, अगर यहाँ से एगो भाग ये काट लिया जाता है, एक त्रिभुज बनेगा। ऐसे बनेगा इसका आकृति, बनेगा ना। यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि ये हमारा मान लेते हैं 16 है और ये क्या है 12 है, तो इसका निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं ये कौन के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर ही होता है। कौन के स्क्वायर कौन हमको निकालना है, यानी एच निकालना है। ठीक है, तो एच निकाल लेते हैं। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर और माइनस में प्लस में 12 का स्क्वायर, जैसे 12 का स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा कितना 16 का स्क्वायर हो जाता है 256 और प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, फिगर समझ में आ गया होगा। दोनों को जोड़ लिया जाए कितना आ गया 400। 400 आ गया ना, तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। तो प्रत्येक जो भुजा का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 20 सेमी। ऑप्शन हम देख सकते हैं कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न पे। कह रहा 10² 30 प्लस कॉट स्क्वायर 30 60 का मान ज्ञात करना है। तो देख लीजिए 10² 30 का मान कितना होता है 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस है तो प्लस। कॉट 60 का मान कितना होता है, कॉट 60 का मान जो होता है वो हो जाता है 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 1/3 हो गया और प्लस 1/3, दोनों कैल्शियम निकालेंगे 3, तो 1 + 1 = हो जाएगा 2/3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो देख सकते हैं कहाँ पे दिख रहा है, एकदम यहीं पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर जो है वो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बट्टा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये जो दिया हुआ है वो क्या है, बट्टा है। 35 तो कह रहा है कि ए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बट्टे
डी सी, यहाँ पर बट्टा है, ये ध्यान रखेंगे, इसको बट्टा कहेंगे, यहाँ भी बट्टा है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कब? जैसे कि मान लेते हैं एक त्रिभुज हमारा क्या है, मान लेते हैं एक त्रिभुज हो गया हमारा ए है, बी है और सी है। एक त्रिभुज हमारा क्या है, मान लेते हैं दिया हुआ है डी ई और इसको मान लेते हैं एफ, ठीक है। तो कह रहा है कि कब ये दोनों समरूप होंगे, तो जब ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो देखिए कोण ए कोण डी के बराबर होगा, देख सकते हैं ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 36 नंबर, कह रखिए यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर और क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है अनुपात में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, तो बी सी अनुपात क्यू आर का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, तो 121 अनुपात कितना 169 दिया है। अब हमसे पूछा गया है बी सी और क्यू आर, यानी कहने का मतलब बी सी और क्यू आर क्या है, एक साइड है। जैसे त्रिभुज हमारा हो जाए ए बी सी, ए बी सी और एक त्रिभुज हो जाएगा क्या पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ उसका अनुपात दिया हुआ है, तो हमसे पूछा क्या गया बी सी, तो बी सी ये है और क्यू आर ये है ना, दोनों में भुजा दिख रहा है ना, दोनों में ये भुजा है, तो दोनों का मतलब क्या होगा, तो अभी हम बताएं क्षेत्रफल वाला, तो उसका क्या निकाल देना है, स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, 169 का वर्गमूल होता है 13, तो देख सकते हैं कि 11:13 कहीं दिखाई दे रहा है हमको, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर, तो 37 नंबर क्वेश्चन करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये हम जानते हैं पहले से भी, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो 38 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर में के, ठीक है, और इसका एक कोण बी दिया है कितना 47 डिग्री, आर दिया है 83 डिग्री, तो कोण ए का मान हमको बताना है, ठीक है। चलिए पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, मान लिया जाए एक त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी सी, और एक और त्रिभुज लेना पड़ेगा क्या पी, एक और त्रिभुज लेंगे पी क्या है क्यू और आर, जिसमें कोण बी हमारा दिया है कितना 47 डिग्री और कोण आर दिया है कितना 83 डिग्री, तो कोण ए का मान बताना है। तो एक बात हम आपको बता दें, जब बी है वो बराबर क्यू के आसपास होगा, ठीक है, जब समरूप है तो जो आर वाला है वो किसके बराबर होगा सी के, तो जो ए का मान होगा वही ना पी का मान होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो हमको ए का मान निकालना है, तो सबसे पहले का हम आपको बात बताते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब ये 47 है तो ये कितना होगा, ये 83 होगा, तो दोनों को जोड़ दिया जाए 90 में से माइनस कर दिया जाए, तो 180 में से माइनस कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 180 माइनस यहाँ पर कितना दिया है 47 और ये दिया है 83, यहाँ पर साफ साफ लिख के दिखाते हैं 180 माइनस एगो है 47 और दूसरा कितना है 83, ठीक। हो जाएगा 180 माइनस ये जोड़ो तो जीरो हो जाएगा, 8 4 12 1 13 और घटा देंगे तो कितना 50 डिग्री आ रहा है, तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो गया। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर है। तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी समरूप है कौन सी के, त्रिभुज पी क्यू आर और 2AB बराबर दिया है पी क्यू, बी सी बराबर दिया है 8 सेमी, तो कह रहा है क्यू आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको भी, जैसे कि मान लिया जाए एक त्रिभुज ये है ए बी और सी, एक और त्रिभुज लेना पड़ेगा हमको, इसका नाम क्या रहेगा पी क्यू और आर, ठीक है। इसमें बी सी हमारा कितना दिया है 8 दिया है, और इसमें कह रहा है 2AB, ये जो है जैसे पी क्यू ये है ना, तो पी क्यू कहाँ गया, ये हमारा हो जाएगा पी और क्यू, पी क्यू का जो मान है वो इसका दोगुना है, अगर इसको मानते हैं एक्स तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बात समझ रहे हैं।
तो कह रहा है क्यू आर का मान ज्ञात करना है, तो यही ना क्यू आर है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए इसके तरफ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये इसके बराबर है तो मान लेते हैं इसमें एक बात और बता देते हैं, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो इसका हम ये यहाँ पे 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका, क्योंकि बराबर होना चाहिए तब समरूप होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 8 दूनी क्या 16 है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 16, आंसर सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है कौन सी का, बीसी का। त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, इसमें लंब हमारा दिया है डी, ये हमारे इस पर लंब है। कह रहा है कि डी सी बराबर 8 सेमी, यानी कि डी सी हमारा ये है, दिया है 8 सेमी, और बी सी बराबर दिया है कितना 14 सेमी, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक 14 सेमी है। तो ए बी का मान ज्ञात करना है, यानी कि इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये हमारा 8 सेमी दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक, डी सी, और ये टोटल हमारा कितना दिया है 14 सेमी दिया है, यानी बी सी है कि क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा दिया है बीसी, बीसी बराबर कितना दिया है 14 सेमी दिया हुआ है। तो हमसे मान पूछा गया है ए बी का, ए बी का मान हम कैसे निकालेंगे, चलिए उसको हम देख लेते हैं ए बी का मान कैसे निकाला जाए। तो चलिए हम सोचते हैं इसमें थोड़ा सा विचार करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा जब 14 है, तो ये हम इसमें से 8 घटा लेते हैं, कितना हो गया 6 हो गया। ठीक, तो जब ये 6 हो गया, 8 हो गया, और एक 8 हो गया, एक 6 हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमको निकालना है बीसी का मान। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे जब ये 8 है तो ये भी शायद 8 होना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा 8 8 64, अच्छा चौके छचा के 36, इस बराबर ये इस कहेंगे ना इसको, जब ये लंब है तो 90 डिग्री कोण यहाँ बनाएगा, तो हो जाएगा 64, जोड़ लिया जाए कितना आ गया 100, तो 100 का वर्गमूल होता है 10, और 10 से भी हमारा आंसर दिया है इसमें, हाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 41 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेमी अधिक है, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेमी अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की परिधि उसके व्यास से, तो मान लेते हैं व्यास को हम क्या मान लें, व्यास को मान लेते हैं x। ठीक है, तो त्रिज्या हमारा r कितना हो जाएगा x/2 होगा। प्रश्न से कह रहा है कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर इसका 9 अधिक है, x प्लस कितना हो जाएगा 9 होगा ना, समझ रहे हैं। वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेमी अधिक है, तो 9 सेमी अधिक कर दिए। अब इसका सूत्र क्या होता है 2πr इक्वल टू x प्लस 9। ठीक है, तो 2 का 2 हो गया, और पाई के जगह पर कितना रखते हैं 22/7, और x के r के जगह पर कितना रखेंगे x/2, अब बराबर हो जाएगा x प्लस 9। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब करते क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हमारा बचा यहाँ पे 22/7 इंटू एक्स, इक्वल में बचा है कितना x प्लस 9, ये हो जाएगा हमारा 22/7, एक से गुणा कर दिए, अब बराबर हमारा हो जाए कितना x प्लस 9। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा था कितना 22x/7, तो हो जाएगा हमारा 22x बराबर, उधर कितना था साइड में x प्लस 9 था ना, हो जाएगा 7x प्लस 9 सते 63। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 63, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 22x माइनस में 7x बराबर 63, तो यहाँ पर घटाएंगे 22 में से तो कितना बचेगा 15x बचेगा, अब बराबर हो जाएगा कितना 63, तो भाग दे देते हैं, तो 15 चौके 60, 3 बचा, फिर जीरो बैठाएंगे 15 दूनी के 30, तो 4.2 अगर कहीं आंसर में दिख रहा होगा तो आंसर तो हमारा वही होना चाहिए। ये तो नहीं सॉरी, ये तो हमारा व्यास हो गया x का मान, हम व्यास माने हैं ना, हमको निकालना क्या है त्रिज्या निकालना है। ठीक है, शुरू में आप देख लीजिएगा हम व्यास माने हैं x बराबर, इसको व्यास है ना माने हैं, हमको त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या r बराबर क्या माने हैं x/2 माने हैं,
एक से कितना है 4.2/2 हो जाएगा, काट देते हैं तो 2.1। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2.1, यानी कि 2.1 सेमी आंसर हमारा सही जवाब होगा। चलिए आंसर नंबर यानी कि बी हमारा सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। करें दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेमी स्क्वायर तथा उनके परिधियों का अंतर 20 सेमी है तो त्रिज्या क्या होगा। गजब भाई क्वेश्चन है, ठीक है। कारण उनके क्षेत्रफलों का अंतर दिया है 100 और वृत्त के त्रिज्या परिधियों का अंतर दिया है 20। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं दो वृत्त है, तो एक पहला वृत्त के त्रिज्या R1 मान लेते हैं, दूसरा क्या R2 मान लेते हैं, ठीक। हमको निकालना क्या है, उनके त्रिज्याओं का योग निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिया है पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, अंतर की बात हो रहा है तो अंतर देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। इनके R1 R2 मान लिए हैं, कितना दिया है उसका 100 दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद से। तो और हम चाहें तो यहाँ से पाई कॉमन कर सकते हैं, तो पाई कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल टू 100, ये 100 है, ठीक है। तो R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, और यहाँ रहेगा हमारा पाई। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि ये हमारा आ गया a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो ये तो हमारा निकला पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम एक काम और करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे अब परिधि वाला पे, ठीक है। जब परिधि वाला पे हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे ये आपको हम बताते हैं अभी, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। तो परिधि का अंतर दिया है कितना 20, तो परिधि का अंतर हो जाएगा हमारा कितना, यानी कि परिधि क्या होता है 2πr1 माइनस 2πr2 इक्वल टू कितना परिधि है 20, यहाँ 20 रख लेते हैं। इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं कितना 2π, तो जब 2π कॉमन करेंगे तो बचे कितना R1 माइनस R2 बराबर में 20। 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 10, तो जो कितना पाई इंटू R1 माइनस R2 बराबर में 10। बात समझ में आ रहा है। तो ये वाला स्टेप हमको निकालना था, तो इसको मानना है तो मानते हैं इक्वेशन, इसको 2 मान लेते हैं, चाहे 1 है 2 मान लीजिए। ये हो गया, यानी कि ये हमारे यहाँ पर मान निकल गया कितना पाई इंटू R1 माइनस R2 का मान कितना निकला है 10 निकला है, ठीक। अब यही मान हम इसके पहले वाले जो करे थे उसमें रख देते हैं। तो पहले वाला जो हम निकाले थे तो वहां पर हमारा मान निकला था कितना कि पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 बराबर में कितना आया था, बराबर में आया था हमारा 100, ठीक है। ये रखते हैं, ठीक। अब एक बात देखते हैं, पाई और R1 इन माइनस R2 का जो मान है वो कितना था 10 था ना, तो यहाँ पर 10 रख दिया जाए इंटू कितना हो गया R1 प्लस R2 बराबर में आ गया कितना 100। तो इस 10 से काट दें 10 बचा, R1 प्लस R2 बराबर कितना निकले 10। हमको ये गुफले ना निकालना था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना निकल के आ गया, तो 10 सेमी निकल के आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 सेमी। चलिए देख लिया जाए कहाँ पे दिया है आंसर, तो आंसर नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 43 नंबर। तो 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है, और यदि बिंदु 5P तथा 2 जीरो के बीच की दूरी 5 हो तो P के बराबर होगा, यानी P का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमारा दूरी वाला सूत्र बनेगा। दूरी का सूत्र क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं कुछ, इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लें इसको हम P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं। तो P Q तो दिया है, ऐसे चलिए दूरी बराबर लिखा जाए। तो दूरी बराबर लेकर चलेंगे तो दूरी बराबर हमारा आएगा √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूरी हमारा दिया है ऑलरेडी कितना 5, तो यहाँ 5 रख लेते हैं। इसमें से इसको x1 इसको y1 x2 y2। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा कितना 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस 0 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखते हैं दोनों पर रूट है, रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ता है। यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लिख सकते हैं तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से जब इस पर वर्ग करेंगे तो वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, अपने आप रूट हट जाएगा। ठीक है, इस पर जब वर्ग कर देंगे यहाँ से यहाँ तक तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 5 में से 3 घटेगा यहाँ पर, तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस p का स्क्वायर, यानी 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 25 माइनस 9 बराबर पी स्क्वायर। ठीक, तो p इक्वल टू हो जाएगा 25 में से 9 घटा लिया जाए तो 16 बचेगा, स्क्वायर हटेगा तो p इक्वल टू रूट अंडर 16, यानी कि प्लस माइनस कितना आ गया 4, हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो देख लेते हैं प्लस माइनस 4 कहीं दिखाई दे रहा है इसमें, तो प्लस माइनस 4 हमारा आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:49 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जब भी वृत्त वाला क्वेश्चन दे, क्षेत्रफल दिया हो, त्रिज्या का अनुपात पूछ दे, तो फटाक से इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 6, 49 के वर्गमूल 7। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद से अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो कह रहा है, ये अगला प्रश्न 45 नंबर। तो 45 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, 45 में प्रश्न करेंगे 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त से 24 बिंदु P से 24 सेमी की दूरी पर स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। यदि O बिंदु का केंद्र हो तो OT की लंबाई क्या होगी। बोले क्वेश्चन को एक बार और आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। हो रहा है कि 7 सेमी की त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा एक वृत्त हो गया, सॉरी यहाँ पे तो दिखाई नहीं देगा, मान लीजिए यह एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना दिया है 7 सेमी। ठीक है, और ये जो वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, कह रहा है बिंदु वृत्त के केंद्र बिंदु बी से, यानी कि इधर मान लीजिए कितना पे 24 सेमी पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो मान लो सब जगह त्रिज्या उतना ही ना होगा, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। फिगर इधर भी बन सकता है उधर भी बन सकता है। ये तो 24 दिया है, 24 सेमी स्पर्श रेखा खींची जाती है, बाई मिस्टेक हो रहा है भाई, यहाँ से एक रेखा खींचा जाता है और इस पर एक 24 सेमी स्पर्श रेखा से खींच दी जाती है। ये है 24 सेमी और ये हमारा कितना है 7 सेमी। ये दिया हुआ है त्रिज्या, इधर खींचो कहीं भी खींचेंगे तो त्रिज्या हमारा कितना आता है 7 सेमी आएगा, बराबर आता है। हमको इसका मान ज्ञात करना है, दिखाई दे रहा है ये हमारा P है, तो इसी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि अब हम चलते हैं यहाँ से किस चीज का प्रयोग करेंगे कि यदि उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं, यदि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ हमारा वृत्त का केंद्र है, तो ओ टी की लंबाई ज्ञात करना है। ये हमारा टी है बाबू, ये पी है। ठीक है, ओ टी की लंबाई ज्ञात करना है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय या परिधि पर 90 डिग्री कोण बनता है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। इसको कहेंगे कोण, सबसे बड़ा दिख रहा है ये हमारा लंब और ये क्या है आधार। इसको फिगर को उलट कर देख सकते हैं, तो कोण बराबर यानी कि एच बराबर क्या होता है, स्क्वायर हटा दें तो एच बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी हमारा कितना है 24 का स्क्वायर है और प्लस बी कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को जोड़ लेंगे तब 625, 625 के वर्गमूल होता है 25। तो देख लेते हैं आंसर हमारा 25 सेमी कहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न करेंगे, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है बाबू ध्यान से, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा हम इस तरह बता दिए हैं कि जब भी त्रिज्या का अनुपात दिया है क्षेत्रफल का पूछेगा स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और जब स्क्वायर का दिया हो और क्षेत्रफल पूछेगा तो सॉरी स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हो त्रिज्या पूछेगा तो वर्गमूल निकाल देना, स्क्वायर रूट कर देना है। तो 2 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 3 का हो गया 9, तो 4:9। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 47 यानी 47
नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि साइन 52 माइनस कोस 38 बराबर क्या होगा। तो साइन 52 माइनस कोस 38 ये चलते हैं हम पूरक वाला पे, ठीक है। तो अगर चाहे तो इसको चेंज करना हो तो इसको करेंगे, नहीं तो इसको चेंज करना, दोनों में से किसी को चेंज कर लेते हैं। किसको चेंज कर ले, पहला वाला को चेंज रहने देते हैं, दूसरे को चेंज कर लेते हैं। तो साइन 52 हो गया माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो साइन 90 में से हम कितना घटा लें कि हमको 38 मिल जाए, समझ रहे हैं ना बात, यानी सॉरी मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर कॉस रहेगा। कॉस 90 में से हम कितना घटाएंगे कि हमको कॉस 38 मिल जाए, तो यहाँ पर हम 92 सॉरी 52 नहीं घटा सकते हैं। जब 52 घटाएंगे तो 38 हो जाएगा। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा कितना, साइन 52 कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा का जब 52 है तब 52 है, दोनों प्लस माइनस है तो बराबर क्या आएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अभी हम क्वेश्चन इस तरह किए हैं, जैसे कि मान लिया जाए यह एक वृत्त है, ठीक है। अगर किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी की दूरी, मान लिया केंद्र हो गया यहाँ से 13 सेमी की दूरी पर, ये दूरी कितना है, 13 सेमी है, ठीक है। स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की, जैसे ये P हो गया, इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया जाए, तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितना दिया हुआ है, ये हमारा स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी दिया हुआ है। ये हमारा वृत्त का त्रिज्या हो जाता है। वृत्त के त्रिज्या ने इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसको वो मानना है, इसको पी माने तो क्यू मान सकते हैं, कुछ भी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम इस तरह बताए थे कि इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं लंब और इसको कहते हैं आधार। आधार निकाल लेते हैं कि बी, तो बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ देख लेते हैं एच का मतलब 13, तो 13 का स्क्वायर अब माइनस ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर होता है कितना, 169 और 12 के 144, घटेगा तो कितना गया, रूट अंडर 25 और 25 के वर्गमूल 5। तो देख लीजिए इसमें कहीं 5 सेमी आंसर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सी पर आंसर हमारा दिखाई दे रहा है कि 5 सेमी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी रफ्तार से, और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन हो जो लाल का बटन होता है उसको जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से हम 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेमी लंबी है, इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया, कोई घड़ी है, जैसे मान लेते हैं घड़ी हो गया, इसकी जो मिनट की सुई की लंबाई है कितना है, 14 सेमी है, यानी कि आर हमारा हमको मिल चुका है, आर इक्वल टू 14 सेमी, ठीक है। और 15 मिनट में, तो 15 मिनट में मान लेते हैं यहाँ तक ये आएगा, ये कितना क्षेत्रफल होगा ये हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले एक बात हम बता देते हैं, घड़ी का जो मिनट का सुई होता है तो वो 60 मिनट में, ठीक है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो काटेंगे तो 1 मिनट में कितना का निकलेगा, 6 डिग्री के, समझ रहे हैं ना ध्यान से, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है, ठीक है। ये हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि फुल वीडियो हमारा मतलब सिलेबस के अनुसार जो हम लोग पढ़ाए हैं उसमें है, यहाँ पे समय कम लेते हुए ज्यादा काम करना है। तो 6 डिग्री का, 1 मिनट में कितना डिग्री का बना, 6 डिग्री का। तो 15 मिनट के बात हो रहा है ना बाबू, तो 15 छक्के कितना होता है, 90, यानी कि थीटा का जो मान है वो कितना निकल गया, 90 डिग्री निकल गया। घड़ी वाला है तो हम जानते हैं क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल की घड़ी के मिनट के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा और बट्टा में 360, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर का मान हमारा दिया है 14, और आर 14 के स्क्वायर, थीटा का मान कितना दिया है 90, यहाँ तक ठीक है। अब बट्टा में हो जाएगा 360, तो 9 चौके यानी कि 4 हो गया। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे, इसके बाद से थोड़ा सा जगह इसमें कम दिख रहा है हमको, तो एक काम किया जाए, ये वाला पॉइंट आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, 22/7 गुने 14 का स्क्वायर और कितना है बट्टा में हमारा हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा था कितना, 22/7 गुने 14 का स्क्वायर यानी कि 14 गुने 14 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब बट्टा में हो जाएगा 4, तो इसको काट लिया 2 से, ये कटेगा, फिर 2 से, फिर ये कटेगा कितना, 11 से, तो हो जाएगा, गुणा करते हैं, 11 चौके 44,
बचेगा कितना 4, 11 कम 11 4 कितना हो गया 154। हम देख सकते हैं कि कहीं आंसर ऐसा दिखाई दे रहा है या नहीं, 154 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 30 बराबर क्या होता है। तो सेक स्क्वायर 30 और 10 स्क्वायर 30, तो दोनों का मान रख के घटा लेते हैं। और नहीं तो एक बात और ही हम बता दें आपको, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। तो थीटा की बात करेंगे तो यहाँ भी वही है, सेम सेम है। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, नहीं एक आंसर आ जाएगा। समझ गए हैं।